गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 25 जनवरी के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस एक ही वीडियो के अंदर। और देखिए, क्योंकि दोनों ही न्यूज़पेपर्स के अंदर एडिटोरियल पेज से कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं, तो इतने ज़्यादा नहीं थे कि दोनों के लिए अलग अलग वीडियो बनानी पड़े, इसीलिए हम एक ही में उनका एनालाइज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर किसी को भी इन दोनों आर्टिकल्स का PDF या फिर इनकी इमेजेस पढ़ने के लिए चाहिए, तो वो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मेरा जो लिंक है टेलीग्राम का, उसको जाकर ज्वाइन कर सकता है। वहाँ पर डेली बेसिस पे PDF अपलोड होते रहते हैं, वीडियोस के लिंक मिल जाते हैं। और इसके अलावा आपको जो इमेजेस हैं विद रेलिवेंट मेंस के PYQ और प्रीलिम्स के PYQs, वो भी आपको मिलने लग जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इंडियाज़ प्रॉब्लम, डिफरेंट ड्रग्स आइडेंटिकल ब्रांड नेम्स। देखिए, लिखा गया है दिनेश ठाकुर द्वारा और उनके जो कोऑथर है वो है प्रशांत रेड्डी। दोनों ही बता रहे हैं कि किस प्रकार से एक जो इन्होंने बुक लिखी है द ट्रूथ पिट द मिथ ऑफ ड्रग रेगुलेशन इन इंडिया, तो कैसे इंडिया के अंदर क्या होता है कि दो कॉमन एक ही ब्रांड के नाम यूज़ कर लिए जाते हैं दो अलग अलग ड्रग यानी कि मेडिकल की जो दवाइयाँ हैं उनके लिए, और उन्हीं कारणों से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल देखिए, इंडिया ना बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम से अभी गुजर रहा है। हमें एक एग्जांपल भी दिया गया है, एक ब्रांड का नाम है जिसका नाम है लीनामैक। तो ये जो ब्रांड का नाम देख रहे हैं एक मेडिसिन का नाम है, एक इसी नाम की मेडिसिन का इस्तेमाल होता है मल्टीपल मायलोमा के लिए। अब मल्टीपल मायलोमा क्या होता है? ये एक तरीके का कैंसर है। तो एक तरफ तो ये ब्रांड जो है वो कैंसर को ट्रीट करने में काम आ रहा है, दूसरी तरफ सेम नाम की दवाई, सेम नाम का यही लीनामैक नाम की जो ड्रग है वो इस्तेमाल होती है डायबिटिक्स के लिए भी। तो प्रॉब्लम आप देखिए कि कैसे बिल्कुल अलग अलग काम के लिए इनका कंपोजिशन जो है वो बिल्कुल अलग अलग है। एक कैंसर के लिए इस्तेमाल में और एक डायबिटिक्स के लिए इस्तेमाल में, और ये बिल्कुल अलग है। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, ब्रांड का नाम या दवाई का नाम यहाँ पर सेम है, तो इसकी वजह से बहुत सारे मिक्सअप होने की कंडीशन यहाँ पर देखी जा सकती हैं, हो सकती हैं। और ये क्या होंगी, पेशेंट्स के लिए लाइफ थ्रेटनिंग होंगे, खतरा इससे पैदा होगा। सबसे दो प्रॉब्लम यहाँ पर है। सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम हमने देखी कि कैसे आइडेंटिकल ट्रेड नेम्स की वजह से एक डिलेमा देखने को मिलता है। फिर से एक ब्रांड का नाम दिया गया है जिसका ब्रांड का नाम है यहाँ पर मेडजोल। ये एक इस तरीके का ब्रांड है जो काफ़ी नटोरियस है इस मामले में कि उनकी अलग अलग 4 कंपनियाँ हैं, 4 ऐसी कंपनियां हैं जो सेम नाम को, मेडजोल नाम को इस्तेमाल करती है, लेकिन उनके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। यानी कि अगर कोई इंसान में अवेयर नहीं है कि कौन सी दवाई कौन सा उनको बोला गया, तो वो इंग्रेडिएंट्स को नहीं जानता है, यूनिक उनकी मेडिकल कंडीशंस है जो अलग अलग है, तो इसमें हजार्डियस एडमिनिस्ट्रेटिव एरर हो सकते हैं। कोई भी ह्यूमन, मान लीजिए उससे मांगा गया डायबिटीज़ के बारे में दवाई, लेकिन उनके पास जो मेडाजोल यहाँ पर वो कैंसर को ट्रीट करने में, तो वो तो उनको दे देगा। सो इस तरीके से ये एक तरीके से ह्यूमन एरर होने की संभावना इसमें बहुत ज़्यादा है। सेकंड जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो क्या है, सिमिलर नेम्स है अलग अलग ड्रग्स के। देखिए, प्रॉब्लम यही है कि कुछ ऐसी कारण होते हैं, या तो जो नाम है हो सकता है कि वो स्पेलिंग से अलग हो, लेकिन जब हम उनको सुनेंगे, फोनेटिकली देखेंगे, उनका जो साउंड जो होने वाला है हो सकता है कि वो बिल्कुल सिमिलर आता हो। तो इसी वजह से अगर आपका अलग भी है, मान लीजिए आपने जो नाम लिखा है उसकी स्पेलिंग अलग है, लेकिन सिमिलर कहीं ना कहीं साउंड निकल कर आ रहा है उससे, या फिर जो उनका नेम है वो काफ़ी सिमिलर है, ये भी एक प्रॉब्लम दिखाई देती है। और मेयरली ऐसा देखा जाता है कि कोई एक ही ऐसा लेटर होता है जिसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। जैसे कि हम देख पाएंगे मेडपोल नाम की ड्रग है जिसको यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूट किया गया है तो मेडरोल रख लिया है। अब आप देख पाएंगे कैसे ये सिमिलरली साउंड करती हैं, एक है मेडपोल दूसरी है मेडरोल, तो दोनों बहुत ही सिमिलर साउंड करती हैं, फिर से ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसी के अलावा मेट्रोजोल ऐसे कुछ नाम रखे जाते हैं, तो क्योंकि ये बहुत ही सिमिलर है, और कुछ कंपनीज ऐसी है जो इनको पैसा बनाना चाहती है किसी पर्टिकुलर ब्रांड नेम जो पहले ही सक्सेस हो चुका है, लेकिन अब वो दोबारा से उसी ब्रांड नेम के फ़ायदे के हिसाब से एंटायरली नया एक ब्रांड लेकर आएंगी, और उस ब्रांड पर क्या करेंगी, उसका जो कंपोजिशन होने वाला है दवाई का वो बिल्कुल अलग होने वाला है पहली वाली से, फिर भी उसको बना दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक है। फिर हम देखते हैं कि इसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या क्या है। देखिए, सिचुएशन जो है ना वो
प्रॉब्लमेटिक इसीलिए हो जाती है क्योंकि लिटरेसी गैप इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है। जब हम देखते हैं कि ओनली 10% ही ऐसी पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर जो इंग्लिश को पढ़ भी सकती है, साथ में बोल भी सकती है। अब हम देखेंगे 140 करोड़ में से यहाँ पर अगर सिर्फ 14 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जो इसको समझ भी पाएंगे और साथ में बोल भी पाएंगे, तो इसके अलावा जो बचे हुए लोग हैं वो इंग्लिश लेबर ड्रग्स के नाम्स को डेसिफियर करने के अंदर प्रॉब्लमेटिक उनको लगता है, वो नहीं समझ पाएंगे उसको। तो इसी वजह से किसको बीच में आना पड़ेगा, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को बीच में आना पड़ेगा कि जो भी ऐसी ड्रग्स का ऑपरेशन कर रहा है, उनको बेच रहा है, उनके अंदर जो एरर्स ना आए उसके लिए क्या करना चाहिए, रेगुलेशन को थोड़ा टाइट करना चाहिए। अब ऐसा ही एग्जाम्पल भी दिया गया कि कैसे ये एग्जाम्पल जो है रेगुलेशन का हम यूएसए जैसी कंट्रीज से ले सकते हैं या फिर यूरोपियन यूनियन से ले सकते हैं। दोनों ही कंट्रीज़ के अंदर यूएसए में क्या है, उनका एफडीआरए है, फूड एंड जो हम देख पाते हैं कि उनके रिसर्च के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है। यूरोपियन जो यूनियन है उनमें हम देख पाएंगे कि यूरोपियन मेडिकल एजेंसी बनाई गई है। दोनों का ही काम है कि अगर कोई भी दवाई जो कि साउंड कर रही हो सेम उसको हटा दिया जाए, उसको पहले ही बोल दिया जाए कि आप इस नेम से यहाँ पर मार्केट के अंदर दवाइयों को नहीं बेच सकते हैं। और अगर कोई ऐसी दवाई है जो बिल्कुल बहुत सिमिलर साउंड के साथ साथ दिखाई भी दे रही है, तो भी उनको क्या करना है, रेगुलेट कर देना, उनको परमिशन नहीं मिलेगी सेम नेम के लिए। ऐसा ही कुछ इंडिया के अंदर लाना बहुत ज़रूरी है। और इसी वजह से ऑथर बोल भी रहे हैं कि कैसे अगर हम डाटा निकालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा निकल कर आएगा। अगर हम देखेंगे कि फार्मास्यूटिकल डाटाबेस जो है ब्रांड के नाम के हिसाब से, तो वो सेल्फ सर्टिफिकेशन जो है वो कहीं ना कहीं इनफेक्टिव हो जाता है। बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शंस की जो अब्सेंस होती है कई बार, उसकी वजह से भी एरर डाटा दिखाई देता है। दवाई कोई चाहिए होती है और यहाँ पर क्या बोल दिया जाता है, दी कोई और दवाई जाती है। तो इसी वजह से इंडिया की बहुत सारी जो हम देख पाएंगे कि लोग हैं उनको इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और इन्हीं के कारणों की वजह से रेगुलेटरी बॉडीज़ को इसमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और जो भी ड्रग के नेम अप्रूवल करना चाहते हैं उनको कन्फ्यूजन को मिटाने से पहले क्या करना चाहिए, यूएसए से और ईयू से यहाँ पर देख कर सीख कर हमें कन्फ्यूजन होने से पहले ही उनको ऐसे नाम नहीं देने चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है प्रोवाइडिंग क्लीन वाटर टू ऑल। देखिए आर्टिकल लिखा गया है गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा और इम्पोर्टेंट आर्टिकल इसी वजह से हो जाता है क्योंकि एक तो स्कीम्स की बात कर रहा है, सबसे बड़ी यहाँ पर बात हो रही है स्कीम की। और स्कीम के क्या क्या एम ऑब्जेक्टिव है मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जीएस पेपर जो 3 है, हमें पता है इकोनॉमी के अंदर ऑब्वियसली स्कीम्स के बारे में तो पूछा ही जाता है, तो वहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रीलिम्स में बताऊँ तो मैं प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रीलिम्स में क्या होता है, ऐसे स्कीम से सवाल आ जाते हैं, कभी उनके एम्स के ऊपर सवाल आ जाता है, कभी उनका जो ईयर लॉन्चिंग है उस पर भी सवाल में डाल देते हैं ऑप्शंस के अंदर, कभी वो किसके द्वारा यहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है जिनके द्वारा उनको यहाँ पर लागू किया गया है वैसा भी ऑप्शन आ जाता है। तो हमारे लिए ओवरऑल एक बार इसके बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। क्या स्कीम है, देखिए एक मिशन की बात की जा रही है जो कि है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन जो है उसको नेशन वाइज लॉन्च किया गया था। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने 2019 में, और 2019 में जब वो इसको लॉन्च करते हैं तो उनका एक ही लक्ष्य था, वो लक्ष्य था कि सभी जो टैप वाटर होता है यानी कि जो नलके का पानी होता है, या हम बोलेंगे जो यहाँ पर आपका टैप लगा होता है उससे जो वाटर आता है, वो सभी ग्रामीण जो हाउस होल्ड्स हैं, रूरल हाउस होल्ड्स जो है उनके पास यहाँ पर पहुँचना चाहिए, उनके घरों में उनको पानी लेने के लिए दूर दूर तक ना जाना पड़े। और इन्हीं कारणों की वजह से मिशन में अभी बता रहे हैं कि मिशन अभी बहुत अच्छे से चल रहा है और 73% से ज़्यादा ऐसे रूरल हाउस होल्ड्स हैं, ऐसे ग्रामीण घर हमें दिखाई दे रहे हैं जिनके अंदर टैप वाटर पहुँच चुका है। तो हम देखेंगे कि लगभग 14 करोड़ घरों में यहाँ पर पानी की सुविधा, टैप वाटर की सुविधा पहुँच चुकी है, नल का पानी पहुंच चुका है। मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव्स में यहाँ पर सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव वो तो यही है कि साफ़ पानी को हर जगह पर भेजा जाना चाहिए। एम भी वही है, ऑब्जेक्टिव भी वही है। उसके अलावा इनका एक और जर्नी है कि सफिशेंट क्वालिटी होनी चाहिए। देखिए एक तो क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, एक तो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए वाटर की, राइट। कि क्वालिटी में क्या होना चाहिए,
यानी कि यहाँ पर क्लीन वाटर हो, और दूसरा यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि सफिशेंट क्वांटिटी भी हो, कि जितनी मात्रा उनको चाहिए उतनी मात्रा में लोगों को मिल सके। तो इसी वजह से सफिशेंट क्वांटिटी भी चाहिए। रेगुलर और लॉन्ग टर्म बेसिस का दोनों का ध्यान रखना है कि आपको छोटे समय के लिए डेली बेसिस पे कितना चाहिए, और उसके बाद अगर हम देखें तो उनको यहाँ पर हम देखेंगे कि ईयरली बेसिस के ऊपर कितना ज़्यादा प्रोवाइड करवाना चाहिए। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा हम देख पाएंगे कि कैसे मिशन ने ये भी रिकॉग्नाइज़ किया है कि जो कम्युनिटी डेवलपमेंट है एनजीओज़ वगैरह के साथ में मिलकर, वो भी यहाँ पर एक अहम भूमिका निभा सकता है। अलग अलग जो डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज़ हैं हमारे इंडिया में, उसके अंदर अलग अलग एनजीओज़ अपने यहाँ पर आ सकते हैं, और एनजीओ साथ में मिलकर इस काम को, ये जो दो ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी के और एक है सफिशेंट क्वांटिटी का, इनको पूरा करवाने में मदद करवाएंगे। बेनिफिट्स क्या क्या है स्कीम के? देखिए, वैसे तो इम्प्लीमेंटेशन जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, और फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर जो लोकल नीड्स है, मान लीजिए हरियाणा का एक गांव है और उस गांव के अंदर उसकी लोकल नीड्स कुछ और है, उनकी ज़रूरतें कुछ और है, लेकिन जब आप जाएंगे बिहार के अंदर या फिर गुजरात के अंदर तो वहाँ के किसी गाँव की लोकल नीड्स कुछ और है। तो इसी वजह से स्थानीय ज़रूरतों का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, और उन्हीं के आधार पे जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, कोर वैल्यूज़ है मिशन के, उनको पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। इसी वजह से क्या होना चाहिए कि सारी चीज़ों को ध्यान में रख के जो बदलाव यहाँ पे किए जा सकते हैं, जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनका निपटारा होना चाहिए। इसी वजह से बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हिल्स के लिए क्या किया है, पाइप्स को इंसुलेट किया गया, उनके अंदर डाला गया है। कोल्ड रीजन जो है उनमें भी ऐसा ही किया गया है। फिर कुछ मल्टी विलेज स्कीम्स लाई गई है जहाँ पर वाटर की क्वालिटी को लेकर इशू है, यानी क्वांटिटी को लेकर भी इशू है, यानी कि पानी साफ़ नहीं मिलता है तो वहाँ के अलग अलग गाँव पे मल्टी विलेज स्कीम लाई गई है, एक साथ मिलके बहुत सारे गाँव तक पानी भेजा जाएगा। कुछ कम्युनिटी वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट्स लगाए गए हैं शॉर्ट टर्म के लिए, कुकिंग नीड्स वगैरह के लिए, ड्रिंकिंग के लिए। और मिशन का इम्पैक्ट की अगर बात करें तो जल जीवन मिशन का इम्पैक्ट ये हुआ है कि क्लीन वाटर तो दे ही रहा है, उसके अलावा यहाँ पर जो डायरिया की वजह से डेथ हो गई थी वो सारी डेथ अब 30% तक उनमें कमी देखने को मिली है। उसके अलावा हम देख पाएंगे कि इससे अलग जो इकोनॉमिक सेविंग होती है वो लगभग यहाँ पर $101 बिलियन या फिर हम देखेंगे 8.37 लाख करोड़ की यहाँ पर दिखाई देती है। पोटेंशियल इसका इतना ज़्यादा अभी है, और इसी की वजह से एम्पावरमेंट भी होता है कम्युनिटीज़ का। देखिए, मिशन ने इस बात को रिकॉग्नाइज़ किया है कि जो ट्रू डेवलपमेंट है वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर नहीं होना चाहिए, रेदर एक सेंस ऑफ कम्युनिटी बननी चाहिए। जैसे हमने मल्टी विलेज वाला भी एग्जाम्पल देखा कि कैसे बहुत सारे एक साथ विलेज मिलके पानी को साफ़ करते हैं और शॉर्ट टर्म की जो ज़रूरतें हैं उसमें वो अपनी भूमिका निभाते हैं। तो इसकी वजह से एक तो यहाँ पे वुमन जो है वो काफ़ी एंगेज रहती है, क्योंकि उन्हीं के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था पानी को लेकर आना घर तक। इसके अलावा यूथ एम्पावरमेंट इससे होता है, बच्चे जो हैं वो पानी भरने ना जाके पढ़ाई में ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। तो ये सारी वजह से स्किल डेवलपमेंट इधर करवाया जाता है। और एक प्रोग्राम चलाया गया है जिसको बोला गया है नल जल मित्रा। देखिए, जब भी यहाँ पर मित्रा आता है तो ऐसा ही मित्रा का एक एग्जाम्पल आपको टाइगर मित्रा के नाम से भी देखा जाएगा, चीता मित्रा के नाम से भी देखा जाएगा। तो ये होते हैं वॉलंटियर्स। इनमें जो ये नल जल मित्रा फॉरेस्टर होते हैं वो विलेजर्स को इक्विप करते हैं, उनको चीज़ें देते हैं कि अगर उनके पाइप या वाटर सिस्टम अगर वो ख़राब हो जाए तो अगर उनको कैसे तो वो इन उपकरणों की मदद से उसको ठीक करना है और कैसे उनको मेंटेन रखना है। तो ये सारे के सारे काम ये वॉलंटियर्स के द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी भी देखी जा रही है। और ये था यहाँ पर सब कुछ जो हमें जानना चाहिए था जल जीवन मिशन के तहत। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो कि है रिकंसिडरिंग द फ्री मूवमेंट रेजिम। देखिए, बात की जा रही है इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर की, जो कि है लगभग 1643 किलोमीटर लॉन्ग, इतना बड़ा ये बॉर्डर है। और फिर कह रहे हैं कि अमित शाह ने जो प्रॉमिस किया था कि वो फेंस करने वाले हैं पूरा का पूरा, जो ये हमें दिखाई देता है बॉर्डर, इधर से इधर तक का बॉर्डर, इस पर क्या लगा देंगे, फेंसेस लगा देंगे, इसको यहाँ से बंद कर दिया जाएगा ताकि लोग इधर से फ्रीली जो मूवमेंट कर
कर पाते हैं वो फ्रीली मूवमेंट ना कर पाएँ, लेकिन अभी उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कर दिया गया है। ये जो अभी बोला गया था यूनियन मिनिस्टर के द्वारा, उसको होल्ड पे रख दिया गया है कि अभी करने की शायद इतनी ज़रूरत नहीं है। क्यों किया गया है, चलिए देखते हैं। हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, कौन है वो? अमित शाह। तो उन्होंने रिसेंटली ये फ्री मूवमेंट रजीम के ऊपर यहाँ पर वॉइस दिखाते हुए बोला था कि इस पूरे बॉर्डर को हम लोग फेंस कर देंगे। लेकिन FMR जो है वो हिस्टोरिकल टाइज़ की वजह से एस्टैब्लिश हुआ था, और इन्हीं की वजह से जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है दोनों साइड में, दोनों जो बॉर्डर के साइड हैं, उनकी वजह से कहीं ना कहीं इस पॉलिसी को कंटिन्यू करने के लिए थोड़े कंसर्न आ रहे हैं। इसी वजह से इस पॉलिसी को होल्ड पे भी रखा गया है कि कहीं इनकी वजह से जो डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं हमारी, वो ख़राब ना हो जाए। तो ओरिजिन कब होता है FMR का, ज़रा उसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर बॉर्डर के ऊपर दिखाया भी गया है कि कैसे 1969 और 1970 का ये टाइम पीरियड है। हम देखेंगे कि जो फ्री मूवमेंट रजीम है उसकी जड़ें यहाँ पर 1900 शताब्दी के अंदर ट्रीटी ऑफ यनदाबू के अंदर चली जाती हैं। तो ट्रीटी ऑफ यनदाबू एक ऐसी ट्रीटी हुई थी जिसमें कुछ इथनिक कम्युनिटीज़ को दो कंट्रीज़ के अंदर डाल दिया था, बांट दिया गया था। तो इथनिक कम्युनिटीज़ क्या होती हैं? इथनिक जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो सदा से उसी क्षेत्र में रह रही हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बॉर्डर आ गया था तो कुछ एथनिक कम्युनिटीज़ को यहाँ पर इंडिया के अंदर रख दिया गया और कुछ को बांग्लादेश के अंदर, या फिर हम छोड़ेंगे तो यहाँ पर म्यांमार के अंदर बांट दिया गया। तो हम देख पाएंगे कि जो FMR है उसको फॉर्मली 2018 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। फॉर्मली, इनफॉर्मली वो पहले से भी था, लेकिन फॉर्मली उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है और एक तरीके से ये परमिशन दी जाती है कि दोनों ही कंट्रीज़ के जो रेसिडेंट है, जो बॉर्डर के ऊपर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जो म्यांमार में ना होकर इंडिया की तरफ में, जो इंडिया के लोगों की तरफ ना होकर म्यांमार की तरफ है, तो दोनों लोगों को उनकी ज़रूरतों के लिए फ्रीली मूव करने का टाइम दिया गया है 16 किलोमीटर तक, कि यहाँ पर म्यांमार के अंदर अगर कोई बॉर्डर के एरिया में रहने वाला निवासी है तो वो म्यांमार में 16 किलोमीटर तक का जो एरिया है वहाँ पर फ्रीली जा सकता है। और इसी तरीके से बिना किसी वीज़ा के, बिना किसी परमिशन के, इसी तरीके से म्यांमार का भी बॉर्डर का यहाँ पर इंसान इंडिया में आ सकता है 16 किलोमीटर तक के लिए। अब इनको प्रमोट भी किया जाता है, इसको बोला जाता है इससे क्या होगा, एक तो लोकल जो ट्रेड है वो भी इससे बढ़ेगा, बॉर्डर का जो ट्रेड होता है, कुछ एजुकेशन हो पाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि 16 किलोमीटर के अंदर वहाँ पर स्कूल है लेकिन इधर की तरफ उतनी क्वालिटी ऑफ द स्कूल नहीं देखा गया है। फिर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। जो इंडिया के अंदर रहते हैं, जो बॉर्डर के गांव हैं, वहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इंडिया की तरफ आने में डायरेक्टली हम देख पाएंगे कि असम और गुवाहाटी के अंदर मिलती हैं, लेकिन जब म्यांमार की तरफ जाते हैं तो वो 16 किलोमीटर की रेंज के अंदर है। तो इसीलिए लोग यहाँ पर म्यांमार के हॉस्पिटल के अंदर जाना पसंद करते हैं। तो इंडिया की पीपल के लिए बहुत ही एक तरीके से उनके लिए एक सुकून देने वाली बात है कि उनको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है इन द टाइम ऑफ एमरजेंसीज। फिर यहाँ पर सवाल उठता है कि FMR को रिकन्सिडर क्यों किया जा रहा है जब ये इतना ही फ़ायदेमंद है दोनों देशों के जो रहने वाले निवासी हैं उनके लिए। फिर इसको दोबारा से इस पर सोचने की ज़रूरत क्या पड़ गई। हम देखते हैं कि जो प्राइमरी रीज़न है कि FMR की यहाँ पर जिसकी वजह से उसको रिकन्सिडर किया जा रहा है वो है सिक्योरिटी के कंसर्न। ऐसा माना जा रहा है कि अनफेंस्ड यहाँ पर बॉर्डर होने की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आराम से इंडिया के अंदर यहाँ पर हम देख पाएंगे कि घुस सकते हैं। और क्योंकि म्यांमार में अभी हम देखते हैं जनता का रूल है, वहाँ पर कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं, तो इसी वजह से इंडिया को हर टाइम हमेशा ऐसा ही लगता रहता है कि सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज़्यादा है। और ऐसा सिनेरियो की वजह से जो कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं वो यहाँ पर इलिसिट सब्सटेंसेस का या फिर जो वाइल्ड लाइफ के बॉडी पार्ट्स हैं उनका भी यहाँ पर आकर बॉर्डर के ऊपर आकर हम देखते हैं ट्रेड करते हैं। हमारे यहाँ पर तो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पहले ही बनाया गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो म्यांमार से इसको लेकर आएंगे और कोई भी जानवर या उनके जो हम बॉडी के पार्ट्स को देखेंगे, चाहे
वो हाथी के दांत हो या फिर चीते की स्किन हो, तो उन सभी चीज़ों को इंडिया में आकर भी बेचेंगे। और इसी तरीके से ये रिसेंट ईयर के अंदर बॉर्डर का जो रीजन है उसमें काफ़ी सारे वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। माइग्रेशन जो है उसकी समस्या भी बढ़ रही है, लोग म्यांमार से इंडिया की तरफ भाग रहे हैं क्योंकि म्यांमार के अंदर अभी सिविल वॉर्स देखने को मिल रही है। फर्दर और ज़्यादा अलार्म है। म्यांमार मणिपुर की जो गवर्नमेंट है वो भी एफएमआर को यहाँ पर अपोज कर रही है। वो भी कह रही है कि कैसे जैसे असम के अंदर इम्प्लीमेंटेशन हुआ है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का, वैसे ही मणिपुर के अंदर भी होना चाहिए एनआरसी, जिसकी वजह से जो यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स आए हैं उनको निकाला जा सके। माइग्रेशन की सिचुएशन पे हम इतनी बात कर चुके हैं तो हमें समझना होगा कि माइग्रेशन की सिचुएशन इतनी प्रॉब्लमेटिक क्यों है। देखिए, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है म्यांमार के अंदर उसका इंक्रीज़ हो रहा है, उसकी वजह से माइग्रेशन में, और वो काफ़ी मात्रा में इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से जो लार्ज नंबर ऑफ रिफ्यूज़ीज़ हैं वो इंडियन बॉर्डर स्टेट के अंदर आकर अपनी हेल्प मांग रहे हैं या घुसना चाह रहे हैं। और उन्हीं में से जो मिज़ोरम है, हम देख पाएंगे कि लगभग 40,000 ऐसे रिफ्यूज़ीज़ हैं जो मिज़ोरम के अंदर इकलौती स्टेट के अंदर यहाँ पर छुप चुके हैं। और क्योंकि उनके एथनिक कनेक्शंस है, क्योंकि मिजोरम मणिपुर के साथ वो पहले एक एथनिक कम्युनिटीज़ होते थे, तो एथनिक कनेक्शन होने की वजह से लोग भी उनको छुपा रहे हैं, जगह दे रहे हैं कि ठीक है आप लोग यहाँ पर आकर रह सकते हैं। लेकिन मणिपुर के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि मणिपुर के अंदर जो मेजॉरिटी है वो लोग माइग्रेंट्स को नहीं देखना चाहते, उनको इन्फ्लुएंस का डर लगता है। और इसी वजह से जो अपोजिशन है वो बार बार उठ के आ रहा है कि जो ये फ्री हम देख पाएंगे मूवमेंट रजीम है, एफएमआर है, इसको ख़त्म किया जाए। प्रपोज अभी एंड किया गया है। सबसे ज़्यादा मिजोरम की तरफ से यहाँ पर अपोजिशन हो रहा है, नागालैंड की तरफ से भी अपोजिशन देखने को मिला है कि लगातार चीफ मिनिस्टर जो है मिज़ोरम के, वो यहाँ पर अगर जो बंद करने की बात है उसकी तरफ में मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा ख़त्म नहीं होना चाहिए। कौन कौन है? क्योंकि मिजोरम के साथ उनकी एथनिक टाई हम देख पाएंगे, फिर नागालैंड की भी ऐसे एथनिक टाइज़ है। तो इसी वजह से जहाँ मणिपुर कह रहा है कि यहाँ पर एफएमआर को ख़त्म किया जाए, वहीं पे मिजोरम और नागालैंड कह रहे हैं कि नहीं, इनको ख़त्म नहीं करना चाहिए। तो ऐसा कुछ यहाँ पर हमें थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल रहा है। इवन जो नागा स्टूडेंट फेडरेशन है वो भी जो सेंटर इसको ख़त्म करना चाहती है, उनकी मूव को रिग्रेसिव बता रही है, उनको कंडेम कर रही है, उनकी बुराई कर रही है, कह रही है कि जो यहाँ पर टेरिटरीज़ है वो नागाज़ की टेरिटरीज़ है। तो उसके ऊपर यहाँ पर इंडिया के जो सेंटर की गवर्नमेंट है उनको ऐसे रोक टोक नहीं लगानी चाहिए। इन कंक्लूजन में हम देख सकते हैं कि हमारे जो रिश्ते हैं वो म्यूचुअल बेनिफिट्स के ऊपर बढ़े हुए हैं। जो रेसिडेंट्स है इंडिया के और म्यांमार के दोनों के, उन्हीं के हिसाब से इसको बनाया भी गया था। लेकिन आज के समय में क्योंकि सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी के कारणवश कुछ कंसर्न यहाँ पर बढ़ रही है, ओवर माइग्रेशन जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं, और इन्हीं कारणों की वजह से एक रिव्यू लिया जा रहा है कि शायद इस पॉलिसीज़ को अब ख़त्म कर देना चाहिए। अब हम जब देखते हैं कि पॉलिसी को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर होम मिनिस्ट्री कुछ कदम उठाने की बात करती है, तो उनकी तरफ से यहाँ पर मिजोरम और नागालैंड की तरफ से इस मूव के ऊपर हमें अपोजिशन भी देखने को मिलता है। और अपोजिशन का कारण भी हम अच्छे से समझ चुके हैं, क्योंकि एक शेयरिंग जो एथनिक टाइज है वो दोनों ही कम्युनिटीज़ बॉर्डर के आर पार यहाँ पर शेयर करती हैं। तो एक बैलेंस अप्रोच लाने की ज़रूरत है ताकि ये इशू जो है वो ढंग से सुधर जाए, जो सिक्योरिटी के कंसर्न है उनको भी कम किया जाए, और जो शेयरिंग है इतनी यहाँ पर एथनिसिटी की उसको भी हैम्पर ना करे। तो एक बैलेंस, एक मध्यम मार्ग लाने की ज़रूरत है, मिडल पाथ ढूंढने की इसमें अभी इम्पोर्टेंस है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे साइंस पेज पे, जो कि द हिंदू का आर्टिकल, लास्ट आर्टिकल है हमारा। बात कर रहा है द अर्जेंट नीड फॉर डाटा टू मेक पर्सनलाइज मेडिसिन इक्विटेबल। बात की जा रही है कि कैसे अभी क्या होता है ना कि आपका कोई भी जो रिसर्च कर रहे हो आप किसी भी फॉर्म के अंदर में, मेडिकल रिसर्च के अंदर में खासकर, बहुत सारी अलार्मिंग बाइसेस को देखा जा रहा है। जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ड्रग के इंटरेक्शन से डाइवर्स पॉपुलेशन को लेते हुए वो समझ में आती है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पर्सनलाइज चाहिए? अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझ लें। मान लीजिए आपका एक दोस्त है और आप हैं, आप दोनों ने एक ही दवाई खाई है, वो कोई भी दवाई है, पैरासीटामोल मान लीजिए, आप दोनों ने पैरासीटामोल खाई और
आप तो उससे ठीक हो गए, दोनों को ही बुखार था, लेकिन जो दूसरा आपका दोस्त है वो उससे ठीक ना होने की बजाय उसको कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिले, और जो साइड इफ़ेक्ट उनको देखने को मिले हैं उसी कारण से उनको वहाँ से ले जाकर कहाँ भर्ती करवाया गया, हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करवाया गया। इससे हमें समझ में आता है कि क्या होता है, अलग अलग इंसान के अंदर अलग अलग जेनेटिकल कंपोजिशन है, और वो जब जेनेटिकल कंपोजिशन यहाँ पर आकर किसी भी दवाई के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसका असर हो सकता है किसी पर्सन पे वो दूसरे तरीके से पड़ रहा हो और दूसरे पर्सन पे वो दूसरे तरीके से पड़ेगा। तो यही कारण है कि पर्सनलाइज मेडिसिन यहाँ पर बनानी चाहिए। जितना हो सके हमें जो मेडिसिन बनाई जाती है वो बार बार इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उनको एक वाइड पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है, यानी कि जो यूरोप की हम देख पाएंगे वेस्टर्न जो पॉपुलेशन है उन्हीं के लिए ज़्यादातर दवाइयों को उन्हीं के जेनेटिक्स को ध्यान में रख के बनाया जाता है। और जो बचे हुए लोग हैं आप देखिए कैसे इनकी क्वांटिटी कितनी कम है, यानी कि जो डाइवर्स ग्रुप है, जो एशियन ग्रुप है, जो अफ्रीकन ग्रुप है, जो हम देख पाएंगे यहाँ पर मैक्सिकन ग्रुप है, इन सभी लोगों के लिए जो पॉपुलेशन की जेनेटिक्स को है उनको कम जांचा जाता है, और इसी वजह से कुछ दवाइयाँ जो इनके लिए बहुत अच्छी हैं यहाँ पर वो काम नहीं कर पाती है या फिर उनके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। इसके लिए हमें ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म को समझना भी बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई भी इंसान यहाँ पर किसी भी दवाई को खाता है, चाहे वो फूड के साथ हो, तो उसके बॉडी में जाते ही कुछ एंजाइम्स यहाँ पर आएंगे जो अब उसको ड्रग्स को यहाँ पर ब्रेक डाउन करेंगे। कौन से वो एंजाइम्स होते हैं? यूजुअली जो ये एंजाइम्स होते हैं इनको साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स बोला जाता है, जो कि एक प्रोटीन्स का ग्रुप है। ये एंजाइम्स बॉडी के अंदर जाते हैं, आपकी बॉडी के अंदर एंटर करते ही ड्रग्स के उसको तोड़ना शुरू कर देते हैं, उसको धीरे धीरे तोड़ देंगे अलग अलग रेट पे, किसी को ज़्यादा स्पीड से, किसी को कम स्पीड से। फिर ये जो ड्रग्स जो आप टूट चुके हैं ये आपके ब्लड के अंदर मिलेंगी और आपके जो भी यहाँ पर पेन से रिलेटेड वो है उनके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। लेकिन अब इफ़ेक्टिवनेस डिपेंड करती है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि लोगों का जो जेनेटिक मेकअप होता है वो इफ़ेक्ट करता है कि ड्रग्स का टारगेट क्या है, उसके मेटाबॉलिज्म की बजाय। जब बहुत सारी ड्रग्स किसी इंटरेक्शन किसी स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ ही काम कर पाएंगी, मान लीजिए आपकी बॉडी के अंदर ए प्रोटीन है, लेकिन जो ड्रग बनाई गई है उसके लिए आपकी बॉडी में बी प्रोटीन का होना ज़रूरी है। आपने मेडिसिन तो खा ली है, अब वो मेटाबलाइज भी हो गई है, टूट भी गई है, अब वो आपकी बॉडी में वेंस में फैल भी रही है, लेकिन हम देख पाएंगे क्योंकि हमारी बॉडी में प्रोटीन ए है तो वो इससे मिल ही नहीं पा रही है, प्रोटीन बी को वो ढूंढ रही है। और प्रोटीन बी कहाँ पे है? मान लीजिए प्रोटीन बी सिर्फ यहाँ पर न्यूयॉर्क के लोगों में ही पाया जाता है क्योंकि उनकी जेनेटिकली मेकअप ऐसा हुआ है, तो इंडिया के सभी लोगों के ऊपर ये काम नहीं करेगा, खासकर जिनकी बॉडी के अंदर प्रोटीन ए बी नाम की चीज़ नहीं है। तो इसी वजह से हो सकता है कि थोड़ा बहुत ये काम करे, लेकिन जितना इफ़ेक्टिवली उसको काम करना चाहिए उतने इफ़ेक्टिवली ये काम नहीं कर पाएगा। आई होप अब आप अच्छे से इस चीज़ को समझ पाए होंगे। अब हम अच्छे से चलते हैं कि अभी आगे क्या चाहिए। देखिए ज्योग्राफिकल बाइसेस बहुत ज़्यादा है मेडिकल रिसर्च के अंदर। यहाँ पर एक हमारे लिए ब्लड थिनर का एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। एक यहाँ पर मेडिसिन है जिसका नाम है वॉरफोरिन, और ये जो वॉरफोरिन नाम की यहाँ पर हम मेडिसिन देख पाते हैं ये होती है ब्लड को पतला करने के लिए। पूरे के पूरे विश्व में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगहें हैं खासकर जो सब सहारा की अफ्रीकन पॉपुलेशन है उनके अंदर अगर कोई इंसान इस मेडिसिन को खाता है तो अफेक्ट दिखाई देते हैं, यहाँ पर साइड इफ़ेक्ट दिखाई देते हैं, जिनकी वजह से लोगों के ऊपर रिएक्शंस हो जाते हैं, और एक्शंस के रिएक्शन होने के बाद वहाँ की जो पॉपुलेशन है उनको हॉस्पिटलाइज तक यहाँ पर करवाना पड़ा है। और इन्हीं से समझ में आता है कि कहीं ना कहीं फिट ऑल ड्रग का जो प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है वन साइज फिट वो गलत है। रिसर्चर्स को यहाँ पे डाटा थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, अलग अलग जगह से अलग अलग पॉपुलेशन से सभी कंट्रीज से उनको स्टडीज़ थोड़ी ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन को यहाँ पर सफ़र करना पड़ रहा है क्योंकि उनके अंदर एक स्पेसिफिक सबसेट जो है ग्लोबल पॉपुलेशन का मेडिकल रिसर्च में उसको यहाँ पर नहीं लिया गया था। तो क्या करना चाहिए, हमारे जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उन सभी कंट्रीज़ से अलग अलग सर्वे लेना चाहिए, 20-20, 25-25 लोगों का यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, डाटा लेना चाहिए, और उन्हीं के अकॉर्डिंग में यहाँ पर बहुत सारी पॉपुलेशन को मिलाकर तब जाकर कोई दवाई बनानी चाहिए।
इसी के अलग हम देख पाएंगे कि जीनोम स्टडीज़ में भी रेपोकशंस कुछ दिखाई देते हैं। देखिए जो ये बायसेस होता है ना, इसकी वजह से जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का यहाँ पर यूज़ किया जाता है ड्रग डोजेज़ को बनाने के लिए, वो भी इंडिविजुअल कैटेगरीज़ के लिए ही बनाया जाता है। मान लीजिए आपकी मेडिसिन पे लिखा हुआ है कि इसको आप दिन में एक ही बार ले सकते हैं या 2 बार ले सकते हैं दिन के अंदर, लेकिन ये जो जेनेटिक्स है, हमारे जीन्स हो, हमें पता है हमारा एक सेल होता है, उस सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होने के बाद हमारा डीएनए भी होता है, और हमारा जो डीएनए होता है वो इस तरीके से डबल हेलिक्स दिखाई देता है। और इस डबल हेलिक्स के अंदर हम देख पाएंगे कि अलग अलग जीनोम होते हैं। एक डीएनए के अंदर हम, एक ह्यूमन के अंदर हमें पता है कि 36,000 एक सेल के अंदर जीनोम्स होंगे। ये जो जीन बने हुए हैं यहाँ पर, इन जीन्स के अंदर हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, और यही इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए डोजेस बताई जाती हैं कि कैसे किसी एक इंसान को कितनी डोज लेनी है। मान लीजिए उसको दिन में 2 बार दवाई खानी है, लेकिन ये जो दवाई बनाई गई थी ये तो यहाँ पर यूरोपियन लोगों को ध्यान में रख के बनाई थी, या वाइट पीपल लोगों को ध्यान में रख के बनाई गई थी। अब हो सकता है कि ब्लैक लोगों के ऊपर उनके जीनोम में सिर्फ इनको एक ही बार लेना चाहिए, या फिर उनको दिन में से 3 बार लेना चाहिए। तो इन्हीं कारणों की वजह से जो डोजेज़ है, या जो चाइनीज़ पीपल हैं, जैपनीज़ पीपल हैं, उनको ये या तो बहुत कम बेनिफिट पहुंचाएंगी या फिर उनके ऊपर रिएक्ट करेंगी। और इसी वजह से ये जो बाइसनेस है जेनेटिक के अंदर पॉपुलेशन को समझने के लिए, उसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारी मेडिसिन जो है वो, अगर आप उसको पर्सनलाइज्ड करके बनाएंगे, अलग अलग कंट्री का अलग अलग डाटा लेकर बनाएंगे, तो वो ज़्यादा लोगों को यहाँ पर फ़ायदा पहुँचा पाएंगी। और इसी वजह से ज़्यादा यहाँ पर स्टडी करनी चाहिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पर बोला गया है कि कैसे प्रिसाइज मेडिसिन बनाने के लिए पॉपुलेशन क्योंकि इसमें सफ़र कर जाती है, तो उन्हीं कारणों की वजह से एक डीएनए एनालिसिस होना चाहिए। जब ये डीएनए एनालिसिस होता है तो स्टडीज़ में ऐसा पाया भी गया है। देखिए एक टाइम पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चलाया गया था 2005 में, जहाँ पर वर्ल्ड के अलग अलग हम देख पाएंगे कि कैसे उनके डीएनए जो है उनकी अच्छे से जीनोम प्रोजेक्शन किया गया था। और उसमें से भी कुछ और जो अलग डाटा है उसमें भी हमें समझ में आता है कि लगभग 81% जो सैंपल्स लिए गए थे यहाँ पर यूरोपियन लोगों के, वो इस डाटा के अंदर जो दवाई बना रही थी उसमें 81% यहाँ पर यूरोपियन लोग ही थे। तो इसी वजह से उनके अंदर जो डिसीज़ है वो एक जैसी ही दिखाई देंगी, और उसी वजह से उनके अंदर जो सॉल्यूशन होगा वो भी एक जैसा दिखाई देगा। और इन्हीं कारणों की वजह से जो मेजर जेनेटिक सीक्वेंसिंग सर्विसेज है, जैसे 23andMe नाम से, और डाटाबेस है जैसे फार्मा जी के भी, उन्होंने कहीं ना कहीं अंडर रिप्रेजेंट करते रहे पॉपुलेशन को। यानी कि 81% अगर सिर्फ यूरोपियन पॉपुलेशन है, तो जैपनीज़ पॉपुलेशन कितनी है, चाइनीज़ कितनी है, एशियन में भी हम देख पाएंगे इंडियन कितने हैं, फिर हम देखेंगे अफ्रीकन कितने हैं। तो ये सब लोग जो है इनके जीन्स तो अलग अलग है, इनका डीएनए तो अलग तरीके से है। तो इसी वजह से पॉपुलेशन का यहाँ पर बनाना चाहिए। एक और समस्या आती है यहाँ पर, हमें जेंडर बायस की भी समस्या देखने को मिलती है। देखिए जब हम ड्रग्स की इफ़ेक्टिवनेस को बात करते हैं ना, तो वुमन रिप्रेजेंटेशन जिनका किसी भी स्टडीज़ में इस्तेमाल किया जाता है वो लगभग सिर्फ 38% तक ही होती है, यानी कि 50% तक भी औरतों को यहाँ पर नहीं लिया जाता है। और इन्हीं कारणों की वजह से जो ड्रग है उनके सबसे ज़्यादा जो रिएक्शन होते हैं वो रिएक्शन वुमेन्स में ही दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि उनको स्टडी ढंग से नहीं किया गया है, और जो ड्रग्स बनाई गई हैं वो ज़्यादातर मेंस के ध्यान में रखते हुए ही बनाई गई है, उन्हीं की स्टडी पे निर्धारित है। तो क्योंकि वुमन का जो पूरा का पूरा बायोलॉजी है, एनाटॉमी है, वो अलग है, और उनके जो डीएनए और यहाँ पर डोजेज है, मेटाबॉलिज्म है, वो सब भी अलग तरीके से काम करते हैं। तो उनकी बॉडी के ऊपर यहाँ पर रिएक्शन ज़्यादा दिखाई देगा, साइड इफ़ेक्ट किसी भी दवाई के ज़्यादा दिखाई देते हैं, और ये भी यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसी वजह से कुछ रिसर्चर्स ने अनाउंस भी किया है कि 2013 के अंदर वो एक एक्सटेंसिव डाटाबेस बनाने की बात कर रहे हैं, जिसमें जो अफ्रीकन एंसेस्ट्री के पीपल हैं उनको भी यहाँ पर एक्सक्लूसिवली लिया जाएगा, ताकि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्यूशन यहाँ पर किया जा सके, उनका सोल्यूशन हो सके। और इन्हीं कारणों की वजह से जीनोम डाटा के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी लाने की ज़रूरत है, जिसके अंदर ताकि जो कुछ म्यूटेशन हो जाती हैं पैथोजेनिक या
या फिर पैथोजेनिक की, उनको ज़्यादा समय के अंदर यहाँ पर फाउंड किया जा सके, जैसे कि इंडिजीनियस कुछ अफ्रीकन पॉपुलेशन है या एशियन पॉपुलेशन है। और इन्हीं कारणों की वजह से जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है और उसमें भी जो इंटरनेशनल कन्वेंशन होते हैं इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट के ऊपर, उन्होंने बोला है कि सभी लोगों को ये राइट है, उनका अधिकार है कि उनको साइंटिफिक प्रोग्रेस का यहाँ पर इंजॉय मिल सके। यानी कि जितना भी साइंटिफिक प्रोग्रेसन यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में होता है उसके ऊपर पूरी ह्यूमैनिटी का यहाँ पर अधिकार है, सभी का अधिकार है। खासकर हम देख पाएंगे कि जो यूनाइटेड नेशंस होते हैं उनकी जनरल असेंबली में 197 मेंबर्स हैं और हमारे टोटल कंट्री में 205, वर्ल्ड के अंदर 205 नेशंस हैं। तो इसी वजह से ये एक अच्छी बात है। अब हम चलते हैं इंडियन एक्सप्रेस की तरफ, जो कि आर्टिकल पहला लिखा गया है कवरिंग द डिस्टेंस, इंडिया एंड फ्रांस कैन ब्रिज गल्फ बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। आर्टिकल लिखा गया है पंकज शरान की तरफ से। राइटर जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के यहाँ पर हम देख पाएंगे कि अभी मेंबर हैं, तथा जो ये पंकज शरान जी है वो पहले हमारे फॉर्मर डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी रह चुके हैं। तो इनका मानना है कि कैसे इंडिया एंड फ्रांस जो है वो एक एसेंशियल लिंक बन सकता है जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर, क्योंकि ये जो जितना डिवाइड है यहाँ पर ईस्ट और वेस्ट के अंदर, नॉर्थ एंड साउथ के अंदर, उसको ये अच्छे से दोनों कंट्रीज जोड़ सकती है। एज इंडिया इज़ अ साउथ का लीडर बन रहा है और नॉर्थ का लीडर हमें पता है कि यहाँ पर यूरोप है। उसके अलावा हम देख पाएंगे ग्लोबल लीडर कौन है, यहाँ पर यूएसए है। उसके अलावा ये सब होगा। और ईस्ट का और वेस्ट का, क्योंकि हमें पता है कि एक टाइम पे हमें इनके द्वारा कॉलोनाइज किया गया था, तो उसके बाद से जो भरोसा था इनके ऊपर वो कहीं ना कहीं कम हो गया था और जो ये गैप है वो बहुत ज़्यादा कॉलोनाइजेशन के बाद हम लोगों ने बना लिया था। अब हम देख पाएंगे कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर इसी गैप को ख़त्म करने की बातें कर रहे हैं, इसी गैप को कम करने की बातें कर रहे हैं। और इसी में उन्होंने देखा कि आज के टाइम पे जो हमारा 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होने वाला है, उसके अंदर फ्रांस के प्रेसिडेंट यहाँ पर आने वाले हैं, इमैनुअल मैक्रोन, और उन्हीं की पार्टनरशिप के ऊपर यहाँ पर बोला जा रहा है कि कैसे ये जो पार्टनरशिप होगी दोनों कंट्रीज़ अपने जो कनेक्शन है उनको रोबोस्ट कर सकती हैं। फ्रांस जो होता है वो इंडिया के साथ, दोनों ही कंट्री इंडिया एंड फ्रांस ईज और रिस्पेक्ट से बायलैटरल डिसएग्रीमेंट को रख सकते हैं। ये दोनों की ही यहाँ पर कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को दिखाता है, कॉमन जो हमारा रिसेलियंस है रिलेशनशिप को लेकर उनको दिखा रहा है। उसके अलावा कुछ म्यूचुअल सपोर्ट पहले से भी रहा है, जैसे जब इंडिया हम देख पाएंगे कि यहाँ पर अपनी न्यूक्लियर ट्रीटी बना रहा था या डील बना रहा था, तो उसके ऊपर भी फ्रांस ने हमेशा इंडिया को सपोर्ट किया था। इसके अलावा फ्रांस हमारी जो यूनाइटेड नेशंस की जनरल सिक्योरिटी की यहाँ पर सीट है। अब जनरल सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, जिसके अंदर यहाँ पर 7 कंट्रीज़ हैं और उसके अलावा कुछ मेंबर कंट्रीज़ भी हैं जो यहाँ पर सिर्फ ऑब्जर्वर की तरह हैं। तो हम देख पाएंगे कि जो ये 7 कंट्रीज़ है इनके पास वीटो पावर होती है और कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इंडिया को भी इसके अंदर लेना चाहती हैं। तो यही हम देख पाते हैं कि कैसे फ्रांस जो है वो हमेशा परमानेंट मेंबर बनाने के लिए इंडिया को यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में हमेशा इंडिया की तरफ से बीड करता रहता है। इवन जो पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म है उसको भी एड करता है कि उसको भी इंडिया आराम से ख़त्म कर सके। तो कहीं ना कहीं दोनों ही कंट्रीज़ में यहाँ पर म्यूचुअल सपोर्ट दिखाई देता है, क्योंकि इंडिया भी फ्रांस के लिए हमेशा सपोर्ट में खड़ा रहा है। इसके अलावा हम देख पाएंगे कुछ स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, जैसे कि दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है, चाहे वो मिलिट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो स्पेस एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड हो। यहाँ पर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का भी देखा जाता है जो इंडिया की कैपेबिलिटीज़ को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा है। फ्रांस यहाँ पर ओपनली शेयर करता है जो भी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है उसके पास में, और इंडिया की यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बेस को और ज़्यादा बढ़ाने में भी हेल्प करता है। फिर दोनों ही कंट्रीज़ के साथ में कल्चरल एक्सचेंज दिखाई देता है, जैसे फ्रांस की जो एबिलिटी है इंडिया की डिस्टिंक्टिवली और जो एंग्लो सेक्शन है वो हम देख पाएंगे कि कैसे इस तरीके से एक एडवांटेज पहुंचाता है इंडिया को, क्योंकि ये जो एंग्लो सेक्शन पीपल हैं, जो लोग फ्रांस से इंडिया में आए थे और उसके बाद फ्रांस के जाने के बाद भी कॉलोनाइजेशन ख़त्म होने के बाद भी वो लोग इंडिया में ही बस गए। अब वो क्या जाने जाते हैं, एंग्लो सेक्शन के नाम से जाने जाते हैं। वो हमारे
हमारे रिश्ते को और ज़्यादा प्लूरलिज्म भी दिखाता है, ऑटोनॉमी भी दिखाता है, मल्टीकल्चरलिज्म भी दिखाता है। जो हमारी जो कमिटमेंट है कि हम लोग इंडिया में डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं डोमेस्टिक लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी, तो उसकी वजह से भी इंडिया और फ्रांस के जो कल्चरल टाइज़ है वो हमें अच्छे दिखाई देते हैं। फिर दोनों ही देशों में म्यूचुअल ग्रेटिट्यूड भी है। देखिए जो इंडिया एंड फ्रांस है, दोनों ही कंट्री एक दूसरे के प्रति यहाँ पर म्यूचुअल ग्रेटिट्यूड रखती है, जो कि फ्रांस की तरफ से ज़्यादा एविडेंट भी होता है कि कैसे इंडिया के डिफेंस इक्विपमेंट की तरफ या टेक्नोलॉजी की तरफ, या फिर इंडिया जैसे करता है कि वो फ्रांस को सपोर्ट करता है यूरोपियन यूनियन में। तो दोनों ही कंट्री एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से अपनी स्ट्रेंथन करना चाहिए। आगे आने वाले समय में भी जो उनके यहाँ पर टाइज़ है उनको और ज़्यादा मजबूत बनाना चाहिए, और जितना ज़्यादा ये वर्ल्ड यहाँ पर बटा हुआ है उनके बीच में ये दोनों एक तरीके से ब्रिज बना सकते हैं। दोनों ही वर्ल्ड को यहाँ पर मिलाने का काम किया जा सकता है। और इसी वजह से ऑथर भी बोलते हैं कि कैसे फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रॉन, उनकी जो विजिट है इंडिया के अंदर रिपब्लिक डे पर एज अ चीफ गेस्ट, वो दोनों ही देशों की फ्रेंडशिप को यहाँ पर सिंबलाइज करेगी, और जो कमिटमेंट है दोनों ही देशों की ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ के गैप को कम करने की, उसको भी यहाँ पर साझा करेगी। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है GST लेस टेक्सटिंग। लिखा गया है अरविंद पी पधार के द्वारा। देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि कैसे एक GST सेटलमेंट स्कीम की ज़रूरत है यूनियन बजट के अंदर। आर्टिकल के अंदर जहाँ पर हम देख पाते हैं कि वैथेश्वरन और गंथे राजन, जो कि ऑथर है, को ऑथर है यहाँ पर, उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट को आगे रखा है कि कैसे यूनियन बजट जो अभी आने वाला है 1 फरवरी को, हर साल हमें पता है यूनियन बजट 1 फरवरी को यहाँ पर लाया जाता है। इवन यहाँ पर आर्टिकल भी दिया गया है इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड पेज पर, तो उसमें बोला जा रहा है कि कैसे यहाँ पर एक GST डिस्प्यूट सेटलमेंट स्कीम को लॉन्च करना चाहिए। वैसे तो GST से अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो अपीलिएट बॉडी के अंदर जाता है, GST ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, लेकिन क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है और जो डिस्प्यूट है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है, तो इसी वजह से एक नई स्कीम लानी चाहिए जिसमें जो एक्वायर्ड इंटरेस्ट है या तो उसको कम कर दिया जाए या उसको बिल्कुल वेव कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। इसकी वजह से कुछ पेनल्टी की जो फीस वगैरह होंगी उनको भी एब्सोल्यूट बना देना चाहिए, ताकि लोगों को पहले ही बताओ कि अगर वो कोई गलती करेंगे तो उसकी सज़ा उनके लिए क्या होने वाली है। और इसी के लिए यहाँ पर ऑथर ये भी आर्ग्यू करते हैं कि कैसे वर्ल्ड को अभी सिर्फ स्कीम ही नहीं बनानी चाहिए, बल्कि जो नंबर है अपील्स के जो यहाँ पर बार बार फाइल किया जाता है उनको भी कट डाउन कर देना चाहिए, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली स्कीम के अंदर ही यहाँ पर पहले से ही देखी जा चुकी होंगी, सोल्व कर जा चुकी होंगी। तो इससे जो हम देख पाएंगे GST के ट्रिब्यूनल्स हैं उसके ऊपर का भी जो बर्डन है वो कम हो पाएगा। फिर हमें पहले इसको समझने के लिए प्रॉब्लम्स भी समझनी पड़ेंगी कि करंट का जो GST रिजीम है उसके अंदर क्या क्या समस्याएं हैं। देखिए ऑथर इस चीज़ को बताते हैं कि कैसे जो अभी डिस्प्यूट वो बढ़ रहे हैं लगातार, उनकी वजह से करंट GST रिजीम के अंदर जो रिकवरी प्रोसीजर है वो लगातार वो भी बढ़ती दिखाई दे रही है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट कर रही है। नए कानून बनाने में उनका क्या प्रोसीजर होने वाला है, एडजस्टमेंट कैसे होने वाली है, या कभी कभी हम देख पाते हैं कि पोर्टल के ऊपर टेक्निकल ग्लिचेस भी देखने को मिलते हैं। आज के समय पे प्रेजेंट GST अपील सिस्टम क्या है अभी, क्योंकि GST अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है अभी प्लेस में है नहीं, यानी कि सिर्फ GST ट्रिब्यूनल है, अपीलियंट अभी नहीं काम कर रहा है। तो इन्हीं कारणों की वजह से ऑथर ने एक्सप्रेस किया है कि कैसे यहाँ पर लैक ऑफ रिलीफ अवेलेबल है, कि मान लीजिए GST ट्रिब्यूनल ने यहाँ पर कुछ बोल दिया है और अगर वो चीज़ किसी को ठीक नहीं लगी, उनको रिलीफ चाहिए, तो उनको सिर्फ सीधा हाई कोर्ट में जाने की परमिशन मिलेगी। तो कहीं ना कहीं रिलीफ की बहुत कमी है, और इसी के ऊपर इसी को एक डिफेक्टिव ड्राफ्टिंग का नाम दिया गया है कि जो ट्रिब्यूनल है उसके अंदर लीगल चैलेंजेस बहुत पेंडिंग हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट तक यहाँ पर लीगल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जो कि जुडिशरी के ऊपर यहाँ पर बर्डन को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। अगर हम एनालाइज़ करते हैं कि पहले की टैक्स सेटलमेंट की स्कीम्स क्या थी, तो ऑथर ये भी बताते हैं कि कैसे जो पहले की पास्ट की टैक्स की सेटलमेंट स्कीम थी, जैसे कि सबका विकास, यहाँ पर लीगेसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम लाई गई थी 2015 में, या फिर 2020 में फिर से एक स्कीम थी जो कि थी डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट।
ये दोनों की दोनों ही स्कीम ऐसी थी जो कुछ हद तक तो सक्सेस हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं फिर इनमें कुछ प्रॉब्लम्स भी थे, जहाँ पर जो इंटरेस्ट को वेव ऑफ करने की बात थी या कितना परसेंट ऑफ यहाँ पर रीजनेबली टैक्स दिया जाएगा, और इन्हीं कारणों की वजह से यहाँ पर एक नई जीएसटी सेटलमेंट स्कीम लाने की ज़रूरत है। ऑथर प्रपोज करते हैं कि जो नई स्कीम होगी उसके अंदर जो टर्म्स होती हैं उनको ज़्यादा अच्छे से डिफ़ाइन किया जाएगा, और ये भी नोटिस बनाया जाएगा कि जितनी डिमांड मांगी जा रही हैं नोटिस स्टेज के ऊपर उनको किसके द्वारा यहाँ पर देना है। और वो ये भी सजेस्ट किया गया है कि कैसे जो डिस्प्यूट होते हैं उनको, अगर डिस्प्यूट का आप 25% भी यहाँ पर पेमेंट कर दोगे तो भी जो डिमांडेड अकाउंट था, मान लीजिए 100 रुपये मांगे गए थे लेकिन आपके पास सिर्फ 25 हैं, तो भी आप 25 रुपये पे करके जो डिस्प्यूट है उसको ख़त्म कर सकते हैं। और इसका जो है इम्पैक्ट जो होगा वो रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है, कि यानी कि पहले में आज अगर 2020 या 24 चल रहा है तो 2020 के जो केसेस हैं उनके ऊपर भी ये रिप्लाई हो सकता है, तो ऐसा भी किया जा सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो कि आज का लास्ट आर्टिकल है, ये है वॉचिंग द बजट। देखिए अभी क्या हुआ है कि सेवरल अपकमिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट होने वाले हैं जो कि इंडिया के इकोनॉमी ट्रेंड को यहाँ पर बताएंगे, और इन टर्म बजट जो यहाँ पर होने वाला है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटरिम बजट क्या होता है। इंटरिम बजट एक ऐसा बजट है जहाँ पर हमें पता होता है कि जो गवर्नमेंट है वो अगले साल के लिए नहीं है, तो इसी वजह से वो सिर्फ एक साल के लिए बजट बनाती है वो इस हिसाब से बनाती है ताकि जब दोबारा गवर्नमेंट बने तो वो उसके ऊपर काम कर सके। तो हम देख पाएंगे कि ये क्योंकि अभी 2024 के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, तो इसी वजह से 6 महीने का ये इंटरिम बजट जो होगा 1 साल का, उसको यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। हर साल 1 फरवरी को यहाँ पर जो हमारा बजट होता है उसको प्रेजेंट किया जाता है, और उसी तरीके से इस साल भी यहाँ पर बजट को प्रेजेंट किया जाएगा। बजट के अंदर जितने भी खर्च होंगे, एक्सपेंडिचर होंगे, जितने भी यहाँ पर टैक्स वगैरह हमें जो लगते हैं कि इतना कलेक्शन आ पाएगा, उन सभी की गणना भी हो जाती है। 2023-24 में अगर हम देखें या 24-25 में देखें तो यहाँ पर सवाल उठेगा कि कैसे जो कंजप्शन के लेवल है एवरेज इंडियन के उनको यहाँ पर बढ़ाया जा सके, या फिर जो सेक्टर है कुछ सेक्टर्स उनको कैसे इनिशिएटिव दें जिनसे उनके अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ सके, कैसे जो फिस्कल डेफिशिएंट है उनको घटाया जा सके, यानी कि जो खर्च है पूरा का पूरा गवर्नमेंट के ऊपर 1 सालों का जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो उसको कम कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने वाली है, जैसे जनवरी 30 को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से उनकी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है उसका एक रिलीज़ निकलने वाला है। ये रिपोर्ट होती है 2022 की जो कि प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, तो हमेशा इसका ध्यान रखिए कि IMF जो होता है वो कौन सी रिपोर्ट निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। चलिए यहीं पे हमारा जो न्यूज़पेपर है आज का वो ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। जो भी अभी तक यहाँ पर जुड़े हुए हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।